नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम आज इस सीरीज का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। पिछले दो लेक्चरों में जैसा कि हमने देखा है कि भारत के आज़ादी के समय से लेकर 1990 तक क्या स्थिति रही और जो एलपीजी रिफॉर्म हुई 1991 में, उससे देश की प्रगति पर कितना सहायक रहा, लोगों के विकास पे कितना सहायक रहा, ये हमने पिछले दो लेक्चरों में देखा है। अगर आपने उन दो लेक्चरों को देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो मैंने उसको यूट्यूब पे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके आप उन दो लेक्चरों को देखें। उसके बाद तीसरे लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जैसे देखेंगे कि भारत में मानव पूंजी का निर्माण, भारत में मानव पूंजी निर्माण, मानव संसाधन और मानव विकास की अवधारणाओं को समझेंगे। भारत में मानव पूंजी के निवेश को समझेंगे, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे, और इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझेंगे और भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है। जैसे कि जानते हैं, किसी भी देश में किसी विशेष समय पर देश में पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता और शिक्षा प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। ये होता है मानव पूंजी का अभिप्राय। और दूसरा, मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिससे दीर्घकाल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल तथा शिक्षा अनुभव में वृद्धि की जा सकती है। तो मानव पूंजी के निर्माण से आप किसी भी, मतलब अगर देखा जाए तो अगर मानव एक ऐसा संसाधन होता है जिसको आप शिक्षित करके उसके द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा भी एक नए प्रकार के मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं जो देश के आर्थिक समृद्धि विकास में सहायक होता है। तो मानव पूंजी के निर्माण में जो स्रोत होते हैं, जैसे शिक्षा पर व्यय। शिक्षा पर व्यय एक तरह से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा पर व्यय एक बेसिक चीज होती है। अगर आप शिक्षा पर व्यय करेंगे तो लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को जानकारी होगी, जिससे क्या रहेगा कि वो इनोवेटिव तरीके से कार्य करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ देश की समृद्धि में सहायक होंगे। कौशल विकास पर से मतलब इनोवेशन पर खर्च करना। इनोवेशन पे आप जितना खर्च करेंगे, लोगों को इनोवेट करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे, जिससे वो नए कार्य को करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ वो कार्य को मन लगा के करने में कोशिश करेंगे। और इनोवेशन से क्या होता है कि नई चीजों का निर्माण होता है जो प्रौद्योगिकी के विकास में भी सहायक होती है। नौकरी के साथ प्रशिक्षण। नौकरी के साथ प्रशिक्षण का तात्पर्य, आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जब आप फर्म में काम करते हुए प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपका डबल फायदा, आपको इनकम भी जनरेट हो रही है और साथ ही साथ आप शिक्षित हो रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आगे चलकर उस शिक्षा से फर्म को भी मदद मिलती है, उसकी ग्रोथ होती है और साथ ही साथ देश के विकास में भी सहायक होता है। लोगों के स्थानांतरण पर व्यय। जैसा कि आप देते हैं, मानव पूंजी के जो निर्माण के स्रोत होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उच्च आमदनी के लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उस पर भी व्यय किया जाता है। वहां भी लोगों को भेजकर उन पर नए नए चीजों का सिखाया जाता है, जिससे वो लोग देश की भागीदारी में सहायक होते हैं। सूचना पर व्यय। विभिन्न प्रकार की नौकरियों, औद्योगिक संस्थाओं और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का सूचना के द्वारा लोग पैसा खर्च करके फ्री में भी सूचना प्राप्त करते हैं, जो एक तरह से ये मानव पूंजी के निर्माण में भी सहायक होती है। और स्वास्थ्य पर व्यय से तात्पर्य है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य एक बेसिक जरूरत होती है। लोगों को स्वस्थ रखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य ही देश के विकास में, आर्थिक विकास में ज्यादा सहायता कर सकता है और साथ ही साथ वो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो मानव पूंजी, इस तरह से ये मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत होंगे। और हम देखेंगे कि मानव पूंजी निर्माण में विभिन्न समस्याएं जो होती हैं वो क्या समस्याएं हैं। जैसे देखेंगे कि भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या नंबर एक में ये दिया गया है। तो तेजी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है, इसके कारण देश के आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के कृषि प्रकार फर्मों, औद्योगिक क्षेत्रों में भी दबाव पड़ता है, क्योंकि जब जनसंख्या का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है उससे बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी जब बढ़ती है तो जनसंख्या शिक्षित नहीं हो पाती और अशिक्षित जनसंख्या में देश की पूंजी बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देता है और ये देश के बल्कि गर्त की ओर ले जाती है। तो भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक तरह से मानव पूंजी निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकती है, ये दबाव करती है। अपर्याप्त संसाधन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में संसाधनों की कमी हो जाती है और जो संसाधन है भी वो अनुपलब्ध है, मतलब एक तरह से ना के बराबर है। ज़्यादा उनकी पर्याप्तता नहीं होने के कारण कम लोगों को ही उसकी पहुंच हो पाती है, जो अपर्याप्त संसाधन होने के कारण भी मानव पूंजी को निर्माण में सहायक होता है। प्रतिभा पलायन की समस्या। इसका तात्पर्य ऐसे है कि जैसे आपके पास प्रतिभा है, किसी कार्य को करने के लिए आप सक्षम हैं, लेकिन आप उच्च आमदनी की खोज में, उच्च आमदनी के कारण उस प्रतिभा को इस देश में ना लाकर आप दूसरे देश में जाके उसी प्रतिभा का उपयोग करते हैं, जिससे क्या रहता है कि अगर भारत में अगर किसी चीज को
आपको बढ़ाना है, लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप जाके यूएसए में जॉब करें, तो यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का खर्चा सरकार का पूरा जो आप पे इन्वेस्टमेंट किया गया वह पूरा यूएसए को दे रहे हैं। इस तरह इससे भी भारत में मानव पूंजी निर्माण को समस्याएं मिलती हैं। जो आजकल देखा जाता है, ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद विदेश चले जाते हैं नौकरी के लिए, वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। और इस मानव संसाधन में उचित प्रबंधन का अभाव, मतलब यहाँ नीति नियमन में कमी के कारण मानव संसाधन इसका उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा, तथा लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण से ऐसा होता है कि लोग बिना किसी नियमन के, बिना किसी मतलब जानकारी के किसी भी कार्य को करने में असक्षम होते हैं, जो एक भारत में मानव पूंजी निर्माण को ये सबसे बड़ी समस्या है। स्तरीय तकनीकी शिक्षा का अभाव। आज की जो शिक्षा है वो एक तरह से देखा जाए तो बेसिक शिक्षा जो है तो एक तरह से सही भी है, लेकिन उसके बाद उच्च स्तर की शिक्षा देखा जाए तो उसमें तकनीकी विषयों की कमी होती है, जो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए तथा लोगों को समझाने के लिए और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो एक प्रकार से शिक्षा होती है, वो शिक्षा का अपने देश में कमी है, जो मानव पूंजी निर्माण को भी प्रभावित करता है। और जैसे लास्ट में देखा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खस्ता है। डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण मतलब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो गांव के लोग हो गए या फिर जिन पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है, उस कारण से क्या होता है, लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जो मानव पूंजी निर्माण को बहुत ही प्रभावित करती है। देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका, मतलब देश की आर्थिक समृद्धि, देश में जो आर्थिक विकास हो रहा है उससे मानव पूंजी से क्या होता है। अगर मानव पूंजी में कुशलता उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है, अगर मानव पूंजी सही है तो ये देश की आर्थिक समृद्धि में को कुशल करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे देश में जीडीपी का ग्रोथ होता है, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। लोग किसी भी कार्य करने में एकदम मतलब पॉजिटिव वेव से किसी कार्य को करते हैं, और साथ ही साथ उन सामाजिक व्यवहार भी उनका अच्छा होता है। अगर मानव पूंजी में जो लोग होते हैं उनमें आर्थिक समृद्धि है तो अनुसंधान और तकनीकी सुधारों को बढ़ाता है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। अगर लोग शिक्षित हैं तो अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। लोगों में पॉजिटिविटी आती है, लोग एक दूसरे की सहायता की भावना रखते हैं, जिसके कारण होता है जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। और मानव विकास में शिक्षा की भूमिका। मानव विकास में जो शिक्षा की भूमिका में है, तो शिक्षा लोगों की उत्पादकता व सृजनात्मकता को बढ़ाती है। जितने लोग लोगों को जितनी जानकारी रहेगी उसके कारण वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और नए नए मतलब इनोवेशन होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, जिस कारण से ऐसा होगा कि लोग उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे और लोगों को सिखाएंगे, जिससे देश के विकास में ये सहायता होता है। शिक्षा अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है, शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही लोगों का आदर भाव करना सीखता है, और साथ ही साथ वो देश के विभिन्न संसाधनों पर उतना ही हक जताता है जितना उसके लिए उपयोगी हो। उस देश के संसाधनों का अन्यथा उपयोग नहीं करता है, जिससे शिक्षा का अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। वर्तमान में समय में देखा जाए, शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायता होती है। जैसे हमने देखा कि अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप शिक्षित हैं, तो देश के संसाधनों का उतना उपयोग करेंगे जितना वो आपके उपयोग के लिए है, उसका फालतू दुरुपयोग नहीं करेंगे और न ही लोगों को करने देंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति इस चीजों के प्रति सजग होता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक होता है। शिक्षित व्यक्ति ही साइंस के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वर्तमान समय में जैसे इसरो द्वारा चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, तो आप नए इनोवेशन करके देश की समृद्धि में सहायक हो सकते हैं, देश के विकास में भी सहायक हो सकते हैं। लोगों के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। शिक्षा क्या होती है, एक आदमी को उसके बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी जानकारी देती है, जिससे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। लोगों से कैसे व्यवहार रखना है, समाज का कैसे ख्याल रखना है, राष्ट्र में किस प्रकार उसके विकास में सहायक होना है, लोगों की मदद करना, और साथ ही साथ अपने आसपास किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार न होने देना। और शिक्षा जो होती है कौशल विकास के में भी सहायक होती है। तो इस तरह से मानव विकास में शिक्षा की भूमिका होती है। अब भारत में मानव पूंजी निर्माण, भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है और उसके किन किन तरीकों से होता है,
वो हम देखेंगे। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं। अगर मानव अगर आपके मनुष्य का जो मानव पूंजी निर्माण हो गया, उसका आर्थिक विकास जो होता है, उसमें लक्ष्य, उसका क्या लक्ष्य है कि मानव को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, उन पर नए नए इनोवेटिव तरीके सिखाया जाए जिससे वो काम करने में, प्रोडक्टिविटी में सही हो, और उसके साधन दोनों में मानव पूंजी निर्माण में सहायक होता है। मानव विकास में विकास संसाधन में नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है। जो भारत में मानव संसाधन विकास है, वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, जिसके कारण राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न नियमों द्वारा मानव पूंजी का निर्माण में सहायक होता है। भारत के केंद्र स्तर एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इनके द्वारा भी लोगों को शिक्षित किया जाता है। लोगों को विभिन्न नियमों द्वारा बांध के उनको सिखाया जाता है, जो क्या होता है कि जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार के इनोवेशन होते हैं, और साथ ही साथ लोगों को जानकारी भी होती है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं, ताकि गरीब से गरीब और मिडिल क्लास लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके, और साथ ही मानव पूंजी में किसी प्रकार का नुकसान हो। पेयजल की उपलब्धता, साफ सफाई सुविधाओं का प्रावधान स्वास्थ्य जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। राज्य सरकारें, शहरी निकाय, शहरी आबादी ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल विभाग को सौंपी गई है। तो इस तरह ये भारत के मानव पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखा जाए तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, तो जैसे देखेंगे हम ये कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास एक प्रमुख कारक है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न केवल कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों के निर्माण करती है, बल्कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। 3 प्रकार से होता है, जैसे ये आपका ये प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, और तीसरा जो होती है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो प्राथमिक और माध्यमिक मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर ही इसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। वर्ष 1950 से 51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या 2.23 लाख थी, जो 2010-11 में बढ़कर 12.96 लाख हो गई। अब प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8वीं तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई, जैसे कि अपना ये संविधान संशोधन द्वारा ये सुविधा दी गई थी। और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित 3 विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे मिड डे मील्स योजना 1995 में चालू की गई, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान 2000 में लागू किया, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आदि में लागू किया। तो मिड डे मील योजना के तहत क्या होता था कि बच्चे स्कूलों में नहीं आ पाते थे, उनके स्कूल में उपस्थिति बहुत कम होती है। तो मिड डे मील क्या होता है कि उनको दोपहर में भोजन उपलब्ध कराते थे, जिस कारण से बच्चे स्कूल में प्रॉपर टाइम पर रहते हैं, उनको खाने की सुविधा मिलती है और पढ़ने के लिए उनको प्रॉपर है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1995 में लगे, सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़े विभिन्न स्लोगनों के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनसे काम ना कराया जाए। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 में दिया गया, जिस कारण से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति स्कूल में हो। वर्ष 1950-51 में जैसे माध्यमिक शिक्षा में देखा 7400 माध्यमिक स्कूल, जिसमें से विद्यार्थियों की संख्या 14.8 थी। वर्ष 2009 में 10वीं में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.90 लाख हो गई, विद्यार्थियों की संख्या 441। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लोग शिक्षा के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि भारत में शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ लोगों को इसके संबंध में जानकारी मिल रही है। उच्च शिक्षा में क्या होता है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा संस्थानों को शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उच्च शिक्षा में काफी सुधार हुआ। लगभग 749 31 मार्च 2016 तक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से 46 केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, 345 राज्य और साथ ही साथ 123 नामित और 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में कॉलेजों की संख्या लगभग 37,704 है, जो 2012-13 के आंकड़ों के हिसाब से है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न संरचनाएं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा संस्थान। और जैसे कि देखा जाए कि भारत में विकास से संबंधित क्या संबंध है, शिक्षा क्षेत्र में क्या समस्या है, अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो रही है, अपर्याप्त व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के कारण, लिंग भेद के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच का निम्न भी स्तर है। इस तरह शिक्षा के विकास में सरकार के द्वारा कम व्यय किया जा रहा है, जो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अनुचित है।
तो आज ये हमारा अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है और हम अगले के लेक्चर में अगला अध्याय लेके आएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो आपको इसमें कमी रह गई है या जोड़ना हो आप हमें बता सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको सही लगा दोस्तों को शेयर करें, अपने बताएं, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। तो धन्यवाद आपका।